Pooja Plastic, bathroom accessories, essentials that make your bathroom beautiful, and many more. Pooja Plastic colorful range that makes every bathroom cheerful. नमस्कार, टॉप 10 न्यूज में आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ राहुल। सौमित्र, भोपाल से एक बड़ी खबर है, जहां एक शख्स अपने आप को आशीष पांडे बता रहा था, लेकिन निकला आसिफ रजा, यानी पहचान छिपाकर युवती का इसने शोषण किया। लव जिहाद का एक और मामला भोपाल में सामने आया है। पीड़िता ने सामने आकर अपनी आप बीती बताई। प्रेग्नेंट हुई तो आरोपी को शादी के लिए कहा। पीड़िता ने जब वो प्रेग्नेंट हुई, गर्भवती हुई, तो शादी के लिए कहा। आरोपी ने कहा कि धर्म परिवर्तन करो आप, क्योंकि मैं आशीष पांडे नहीं हूं, मैं आसिफ रजा हूं। आसिफ रजा हूं ऐसा कहा। आरोपी ने धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया। धर्म परिवर्तन नहीं करने पर गर्भपात कराने की बात कही। शादी का झांसा देता रहा। 1 साल बाद मेरे को मालूम चला कि ये मुस्लिम है। उसके बाद जब मैं प्रेग्नेंट हुई, मैंने उसको शादी का बोला, फोर्स करा। उसके बाद वो मेरे को बोलने लगा कि वो मुस्लिम बन जा, अपना धर्म परिवर्तन कर ले। उसके दोस्त भी उसको साथ देते थे। उसके दोस्त के नाम था साजिद खान और सैफ शेख। धमकियाँ देते थे, तू मुस्लिम बन जा, ये हमारा दोस्त अच्छा है, तेरा ध्यान रखेगा, नहीं तो तू तेरे को मार डालेंगे, बाहर किसी से जाके बताएगी। तो जिला थाने में उसकी शिकायत दर्ज करी। वह बड़ी मुश्किल से मेरी 3 दिन बाद एफआईआर दर्ज हुई थी, वो भी बजरंग दल की मदद से। अब 1 महीना हो गया एफआईआर के, अभी तक वो लोग गिरफ्तार नहीं हुए हैं। पीड़ित महिला, उन्होंने रिपोर्ट लिखाई है, तो एफआईआर लेके हमने अपनी विवेचना की कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है। अभी आरोपी फरार हैं। इसमें टीमें बना दी हैं हमने, तो जो भी आवश्यक कार्रवाई करेंगे। शैलेंद्र हमारे साथ फोन लाइन पे है। शैलेंद्र, क्या इस आसिफ रजा को गिरफ्तार किया गया है नहीं अब तक? देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं राहुल के 1 महीने पहले जो जिस तरीके से युवती का ये कहना है कि 1 महीने पहले उसने महिला थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी, और न केवल जो मुख्य आरोपी है उसके आसिफ रजा, बल्कि उसके 2 अन्य साथियों के खिलाफ भी उसने मामला दर्ज कराया था कि वो लोग भी इस पर धर्म परिवर्तन का दबाव बना रहे थे। युवती का कहना है कि 1 महीने एफआईआर को दर्ज हुए हो चुका है, लेकिन अब तक जो है वो आरोपी गिरफ्तार नहीं हुआ है। आरोपी के बारे में जब पुलिस कमिश्नर से बात की गई तो उन्होंने कहा कि वो बिहार का रहने वाला है, जो अपने आप को कॉलेज में आशीष पांडे बताता था और युवती के साथ ही कॉलेज में पढ़ता था, और उस दौरान उसने उसके साथ शारीरिक शोषण किया। और जब युवती ने उससे शादी करने की बात कही तो उन्होंने कहा कि एक बार शैलेंद्र, ये लड़की के साथ में ही कॉलेज पढ़ाई करता था? बिल्कुल। देखिए, जिस तरीके से युवती का कहना है कि वो जिस कॉलेज में पढ़ती है उसी कॉलेज में ये युवक पढ़ता था, और पहचान छुपाकर उसने इससे दोस्ती की थी, और दोस्ती के बाद उसके साथ शारीरिक शोषण किया। जब शादी की बात कही तो उस पर धर्म परिवर्तन का दबाव भी बनाया गया, और जब वो प्रेग्नेंट हुई तो उसके जो गर्भपात कराने की बात भी न केवल जो आरोपी है उसके द्वारा, बल्कि 2 अन्य साथी जो उसके थे उनकी तरफ से भी उसको गर्भपात कराने की धमकी दी गई, या तो फिर धर्म परिवर्तन की बात कही गई। इन सबसे पीड़ित होकर लड़की ने जो है महिला थाने में एफआईआर कराई थी। उसके बाद जो है पुलिस आरोपियों की तलाश करने की बात कह रही है। पुलिस कमिश्नर का कहना है कि टीमें गठित की गई हैं। 2 आरोपी मध्य प्रदेश के हैं, जबकि एक जो मुख्य आरोपी है आसिफ रजा, वो मूलतः बिहार का रहने वाला है। टीमें गठित की गई हैं, जल्दी आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। देखिए, राजधानी भोपाल में लगातार इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं, खासकर जो कॉलेज में लड़कियां पढ़ती हैं उनके साथ इस तरीके से पहचान छुपाकर जो है उनका शारीरिक शोषण किया जा रहा है, उनको धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया जाता है, और जब धर्म परिवर्तन के वो लोग तैयार नहीं होती हैं तो बाद में उनको छोड़ दिया जाता है। तो इस तरह के मामले लगातार राजधानी भोपाल में बढ़ते चले जा रहे हैं। जी, बहुत धन्यवाद आपका इस पूरी जानकारी के लिए। किससे आप दोस्ती कर रहे हैं, मित्रता कर रहे हैं या प्रेम कर रहे हैं, कम से कम उसके बारे में जानिए तो वो है क्या। अब देखिए, साथ में कॉलेज में पढ़ रहा था। इधर छत्तीसगढ़ में चावल उत्सव को लेकर सियासत तेज हो गई है। दीपक बैज ने राज्य सरकार पर बेहद गंभीर आरोप लगाते हुए यह साफ कहा है कि यह पूरा आयोजन सिर्फ प्रोपेगेंडा है। उन्होंने कहा कि सरकार 3 महीने का चावल एक साथ बांटकर इसे चावल उत्सव का नाम दे रही है, जबकि हकीकत यह है कि जरूरत के मुकाबले अब तक 30% चावल भी राशन दुकानों तक नहीं पहुंच पाया है।
इन आरोपों पर पलटवार करते हुए भाजपा के विधायक सुनील सोनी ने कहा कि सरकार लगातार लोगों को उनका हक का अनाज देने का प्रयास कर रही है। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि जब लोगों को चावल दिया जा रहा है तो कांग्रेस को तकलीफ क्यों हो रही है। सरकार 3 महीने का एक साथ राशन देकर चावल उत्सव मनाने का निर्णय लिया है, जबकि हकीकत है कि चावल पूरे राशन दुकानों में अभी तक नहीं पहुंच पाया है। मात्र 30% ही राशन दुकानों में चावल पहुंच पाई है। कुल मिलाकर ये सरकार चावल उत्सव के नाम से ढकोसला कर रही है। देखो, चावल तो दे रहे हैं ना, तकलीफ है गरीब आदमी को। अगर अन्न मिल रहा है और उसका अधिकार मिल रहा है तो कांग्रेस को तकलीफ है। मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री और कटनी की विजय राघवगढ़ सीट से भारतीय जनता पार्टी के विधायक संजय पाठक की मुश्किलें फिर बढ़ गई हैं। सबसे अमीर विधायकों में भी इनकी गिनती होती है। जबलपुर हाई कोर्ट ने संजय पाठक के खिलाफ आपराधिक अवमानना की कार्रवाई शुरू करते हुए उन्हें कोर्ट में तलब कर लिया। मामला हाई कोर्ट के जस्टिस विशाल मिश्रा को फोन लगाने का है। दरअसल संजय पाठक के परिवार पर अवैध खनन के आरोप वाली एक याचिका जस्टिस विशाल मिश्रा की बेंच में लंबित थी। इस दौरान संजय पाठक ने जस्टिस विशाल मिश्रा को फोन लगाकर उनसे सीधे संपर्क करने की कोशिश की। इसके बाद जस्टिस मिश्रा ने न्यायपालिका की शुचिता के लिहाज से खुद को इस सुनवाई से अलग कर दिया था। हाल ही में हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव कुमार सचदेवा ने इस पर संज्ञान लिया और भाजपा के विधायक संजय पाठक पर आपराधिक अवमानना का केस दर्ज करने का आदेश दिया था। इसी मामले पर हाई कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें संजय पाठक का पक्ष सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी ने रखा। सुनवाई के दौरान संजय पाठक की ओर से लिखित माफीनामा पेश किया गया। बहरहाल माफीनामा के बाद कोर्ट ने भाजपा विधायक को जवाब देने के लिए 21 अप्रैल को तलब किया गया है। इधर मध्य प्रदेश के शिक्षण संस्थानों में धर्म ग्रंथ पढ़ाने पर सियासत नहीं है। कभी गीता तो कभी रामचरितमानस को लेकर आए दिन बयानबाजी छिड़ जाती है, लेकिन अब ट्रेनिंग सेंटर में भी इससे अछूते नहीं रहे। मध्य प्रदेश के पुलिस ट्रेनिंग सेंटरों में हनुमान जयंती पर आरक्षकों को हनुमान चालीसा का पाठ कराया गया, जिसका एक वीडियो वायरल हुआ। धर्म और सियासी जगत में नया बखेड़ा हो गया इसके बाद। हनुमान चालीसा का ये पाठ किसी मंदिर या धार्मिक स्थल में नहीं हो रहा है, बल्कि आपको जानकर हैरानी होगी कि तस्वीर मध्य प्रदेश के पुलिस ट्रेनिंग सेंटर की है, जहां एडीजी राजा बाबू के आदेश पर 4000 रंगरूट हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं। उनका तर्क है कि आरक्षकों के व्यक्तित्व में इससे निखार आएगा और वो आदर्श आरक्षक बने। लेकिन खाकी के संस्कार पाठ पर धर्म जगत में खलबली मच गई है। हिंदू संगठन इसके समर्थन में खड़े हो गए हैं, वहीं मुस्लिम संगठनों ने कुरान के पाठ की मांग रख दी है। कुरान भी पढ़ानी चाहिए, बाइबल भी पढ़ाना चाहिए और सारे जितने भी धर्मों के धर्म ग्रंथ है उन सबको भी पढ़ाना चाहिए। ये भाजपा और संघ का जो एजेंडा है वो बिल्कुल नहीं चलेगा, देश भारत के संविधान से चलेगा। और हनुमान जी का जन्मोत्सव है तो हनुमान चालीसा का ही पाठ होगा। स्वाभाविक है, कोई वहाँ पर कुरान शरीफ का पाठ होने वाला नहीं है, बाइबिल का पाठ होने वाला नहीं है। और जो लोग हनुमान जी महाराज को मानते हैं उन लोगों ने उस पाठ में सम्मिलित होकर जो है वो अपना पाठ किया होगा। हिंदू और मुस्लिम धार्मिक नेता ही नहीं बल्कि कांग्रेस और बीजेपी के बीच भी इसे लेकर जुबानी तलवारें टकराने लगी है। आज हनुमान चालीसा का पाठ कराएंगे एडीजी महोदय, कल कुछ मुसलमान भाई होंगे वो कुरान की आयतें पढ़ने की बात करेंगे, कोई क्रिश्चियन होंगे तो वो कहेंगे हमको आज चर्च जाना है, तो सारे लोग क्या चर्च बनाएंगे क्या ऑफिस में। मैं ये समझता हूँ ये सारी चीज़ें कंट्रोवर्सी को पैदा करती हैं। कांग्रेस एक विशेष वर्ग की राजनीति करने वाला दल है। उसको जाकिर नाइक में शांति का दूत दिखता है और आतंकवादियों में जी दिखता है। इसके विपरीत कांग्रेस को यह बताना चाहिए कि रामायण का, हनुमान चालीसे का, भगवत गीता क्यों नहीं पढ़ाई जानी चाहिए। मध्य प्रदेश में पहली बार नहीं जब ट्रेनिंग सेंटरों में धार्मिक ग्रंथों की एंट्री हुई।
इससे पहले गीता रामचरितमानस और दक्षिण मूर्ति स्तोत्रम को भी प्रशिक्षण का हिस्सा बनाने के आदेश दिए जा चुके हैं। ऐसे में सवाल है कि ट्रेनिंग सेंटरों में जारी ये प्रयोग क्या वाकई आरक्षकों को बेहतर इंसान बनाएगा या फिर विवाद की भेंट चढ़कर पुलिस महकमे की कार्यप्रणाली पर ही सवाल खड़े करेगा। विवेक पटैया, IBC 24, भोपाल। इधर जबलपुर में अब संजीवनी घोटाला सामने आया है, जिसमें शासन की महत्वाकांक्षी योजना पर जिम्मेदारों ने पलीता लगा दिया है। सरकारी दस्तावेजों में कुछ लिखा है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही नजर आ रही है। संजीवनी क्लिनिक में खरीदी और रंगाई पुताई के नाम पर सरकारी ऑफिसर्स ने 1,75,00,000 रुपए डकार लिए। मामला इतना ज्यादा तूल पकड़ चुका है ना कि सरकार को CMHO तक को सस्पेंड करना पड़ रहा है। जबलपुर के संजीवनी क्लिनिक पर जरा नजर दौड़ाएं, जहां आपको खाली कमरे दिखेंगे, लेकिन जब आप सरकारी दस्तावेज खंगालेंगे तो चौके बिना नहीं रह पाएंगे। सरकारी फाइलों में यहां पर फर्नीचर खरीद कर लगा दिया गया। कंप्यूटर और BP नापने की मशीन के लिए भी लाखों रुपए का भुगतान हो चुका है, जबकि जमीनी हकीकत इसके उलट है। जब मामला खुला तो हंगामा मचते देर नहीं लगी। कलेक्टर राघवेंद्र सिंह ने आनन फानन में जांच बिठा दी, जिसमें पता चला कि क्लिनिक में 93 लाख रुपए का ऐसा सामान गायब है जिसकी सरकारी दस्तावेजों में एंट्री दिखा दी गई है। कलेक्टर ने जिला अस्पताल के स्टोर प्रभारी को सस्पेंड कर दिया है। वहीं अब जांच रिपोर्ट के आधार पर सरकार ने भी CMHO डॉक्टर संजय मिश्रा को निलंबित कर दिया। हालांकि संजय मिश्रा खुद को पाक साफ बता रहे हैं और अपने बचाव के कई तर्क और तथ्य पेश कर रहे हैं। उसको बजट लैप्स होने से पहले भुगतान करना पड़ता है। कुछ सामग्री आई और बाकी सामग्री आ रही है, जो हमको कई बार 10 अप्रैल तक सामग्री आती, कई बार 15 अप्रैल तक वो सामग्री देता रहता है, जो हमने मार्च में ऑर्डर की। इसके लिए हम उससे एक अंडरटेकिंग ले लेते हैं। अब आप ये सोचें कि यदि वो सामग्री का भुगतान हम ना करें, बजट लैप्स हो जाए, अब वो सप्लायर हमको सामान नहीं देगा, फिर हमें नया बजट नहीं मिलेगा। शासन की एक ये भी नीति होती है कि इस साल हम जितने बजट का उपयोग करेंगे उतना ही बजट अगले साल मिलेगा। यदि हमने कम उपयोग किया तो अगले साल हमको पैसा कम मिलेगा और वो सामग्री हमको फिर अगले साल या आगे के वर्षों में नहीं मिल पाएगी। दूसरी तरफ कलेक्टर राघवेंद्र सिंह का साफ कहना है कि सरकारी खरीदी के कुछ तय नियम कायदे हैं, जिनकी अनदेखी नहीं की जा सकती। जांच रिपोर्ट में सामने आए तथ्यों के आधार पर ही कार्रवाई की गई है। घोटाले में शामिल नेशनल हेल्थ मिशन के कर्मचारियों पर भी अब जल्द एक्शन लिया जा सकता है। बेसिकली जो खरीदी को लेके कुछ शिकायतें सामने आई थी, उसकी जांच कराएगी। सिविल ट्रेजरी से भी हमारे ऑफिसर थे, डिप्टी कलेक्टर भी थे, और उसके बाद वो शिकायत सत्य पाई। बगैर कोई सत्यापन किए, बगैर स्टोर में एंट्री किए भुगतान करना ये पूर्णतया गलत है। तो सस्पेंशन की कार्रवाई जो मेरे स्तर से होनी थी, एक स्टोर के थे उनको मैंने कर दिया था। बाकी शासन द्वारा जो संबंधित CMHO हैं उनको किया गया है। NHM के 2 लोग हैं, उन पर भी कार्रवाई की जा रही है, तो वो NHM से हो रहा है। मुख्यमंत्री संजीवनी क्लिनिक योजना सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है, जिसका मकसद लोगों को अपने घर के नजदीक बुनियादी स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध करवाना है, लेकिन उस पर भी भ्रष्टाचार का दाग लग गया है। जांच अभी जारी है, जिसका दायरा बढ़ने से कुछ और जिम्मेदारों पर कार्रवाई की तलवार लटकती रहेगी। विजेंद्र पांडे, IBC 24, जबलपुर। इधर बिलासपुर में सिरगिट्टी और तिफरा 2 बड़े इंडस्ट्रियल एरिया हैं। मिडिल ईस्ट में जारी संघर्ष के चलते इन इंडस्ट्रियल इलाकों के सैकड़ों फैक्ट्रियों में उत्पादन प्रभावित हो रहा है। युद्ध की वजह से गैस और फ्यूल सप्लाई चेन प्रभावित हुई है, जिसका सीधा असर इंडस्ट्रियल सेक्टर पर पड़ रहा है। औद्योगिक इकाइयों को समय पर कॉमर्शियल गैस नहीं मिल पा रही है, जिससे उद्यमी वैकल्पिक व्यवस्था तलाशने में जुटे हैं। वहीं प्रशासन का कहना है कि भारत में अभी स्थिति बहुत भयावह नहीं हुई है। प्रशासन लगातार मामले पर नजर बनाई हुई है और किसी भी बुरी स्थिति से निपटने के लिए तैयारी पर्याप्त है। हम अपने घर में भी रसोई गैस के साथ चल थोड़ा कोयला भी जला लो, थोड़ा लकड़ी भी जला लो, एक आदमी स्वाभाविक है। तो ऐसी औद्योगिक क्षेत्रों में भी देख रहे हैं भाई कि कोई बिजली के तरीके से कुछ काम हो सकता है, कुछ दूसरे गैस से काम निकल सकता है। वो विकल्प का उपयोग कर रहे हैं और उस विकल्प के उपयोग करने के कारण ही उतना संकट नहीं है।
ये जैसे ये वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम है ये, और इसका निश्चित तौर पे जैसे बाकी देशों में प्रभाव पड़ रहा है वैसे इंडिया में भी इसका प्रभाव होगा। बट भारत सरकार ने चीज़ों को बहुत ही अच्छे से हैंडल किया है वो, और लगातार बात करके जो भी हमको फ्यूल्स की ज़रूरत है वो उपलब्ध करा रही। बीते दिनों हुए बर्ड फ्लू आउटब्रेक के बाद मौजूदा स्थिति का जायजा लेने 4 सदस्यीय केंद्रीय टीम बिलासपुर पहुंची। इस दौरान टीम ने प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण करते हुए सैंपलिंग, सैनिटाइजेशन और कंट्रोल उपायों का मूल्यांकन किया। प्रशासन ने एहतियात के तौर पर अगले 3 सप्ताह तक प्रतिबंध जारी रखने का निर्णय लिया। बता दें कि कोनी स्थित सरकारी पोल्ट्री फार्म में मुर्गियों में वायरस मिलने के बाद हजारों पक्षियों की मौत हो गई थी। इसके चलते फार्म को बंद करना पड़ा, दवाओं और चारा डिस्पोज करना पड़ा और करीब 30,000 से ज्यादा मुर्गियों की किलिंग करनी पड़ी, जिससे करीब 8 से 9 करोड़ रुपए की आर्थिक क्षति हुई। प्रशासन लगातार निगरानी बनाए हुए है और लोगों से सतर्क रहने की अपील कर रही है। 24 तारीख को ये इन्फेक्शन डिटेक्ट हुआ था, उसके बाद इन्होंने वहाँ पे डिसइंफेक्शन कर दिया है और वो कलिंग ऑपरेशन कर दिया है। तो उसके 10 किलोमीटर के रेडियस में अगर कोई भी अनएक्सपेक्टेड डेथ अगर आपके पशुओं में मिलती है या फिर आपके पंछियों में मिलती है, बर्ड्स में, तो उसको इमीडिएटली इन्फॉर्म करना है ताकि वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन किया जाए। अब ये तो ऐसा है, देखिए वो 8 करोड़ 9 करोड़ के लगभग ऐसा हो सकता है, क्योंकि उसको एक एक चीज़ का आकलन करेंगे तो बहुत में जाता है। लेकिन वो अब उसमें गवर्नमेंट कर्मचारियों के वेतन भत्ते भी हैं, है ना, वो भी तो आखिर नुकसान है बिना काम किए। अब वो बस सैनिटाइजेशन बस करते रहेंगे 3 महीने। छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद आज भले खत्म हो गया हो, लेकिन इसने छत्तीसगढ़ को कई ऐसा दर्द और दंश दिए हैं जिसे भुलाया नहीं जा सकता। हम बात कर रहे हैं 2010 में सुकमा में हुए ताड़मेटला नक्सल हमले की, जिसकी आज 16वीं बरसी मनाई जा रही है। शहीद जवानों की याद में एक शहीद स्मारक बनाया गया, जिसका सोमवार को सीआरपीएफ के डीजी ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह ने उद्घाटन किया। 2010 में हुए नक्सल हमले में सीआरपीएफ के 76 जवान शहीद हुए थे। सीआरपीएफ के डीजी ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह, एडीजी नक्सल ऑपरेशन विवेकानंद सिन्हा ताड़मेटला शहीद स्मारक पहुंचे। शहीद स्मारक में शहीदों को श्रद्धांजलि दी। इस सशस्त्र मुठभेड़ में हालांकि अपने प्राण गंवाए, किंतु नक्सलियों को भी बहुत हानि पहुंचाई। 8 नक्सली उस दिन मारे गए थे। और सबसे बड़ी बात यह रही कि जिस परिस्थिति में यह मुठभेड़ हुई उसमें उन्होंने अपने हथियारों को भी बचाए रखा। इस पूरी घटनावली के लिए मैं उन सभी को श्रद्धापूर्वक स्मरण करता हूँ, नमन करता हूँ। जांबाज अधिकारियों जवानों को हमने खोया था। उन्होंने अपना सर्वस्व बलिदान, सर्वोच्च बलिदान और अपनी शहादत दी, और उन्हीं शहादत का परिणाम है कि आज हम गर्व के साथ और खुशी के साथ और कॉन्फिडेंस के साथ कह सकते हैं कि छत्तीसगढ़ से सशस्त्र माओवादियों का सफाया हो गया है। वहीं इस मौके पर गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा कि ताड़मेटला की घटना भारत के इतिहास की दुर्दांत घटना है। ताड़मेटला घटना को याद कर मन सिहर उठता है। ताड़मेटला तो भारत के इतिहास की वो सबसे दुर्दांत घटना थी, जिसको आज भी याद करके मन सिहर उठता है। हमारे सारे ही आर्म्ड फोर्सेस के लोगों के बीच इस बात की चर्चा होती है, लेकिन अब ये तय है, ये हम सब ने देखा है कि ऐसे सारे ही घटनाओं को अंजाम देने वाले लोग या तो न्यूट्रलाइज हो गए हैं और या पुनर्वास करके उन्होंने भारत का संविधान थाम लिया है, हथियार छोड़ चुके हैं। मध्य प्रदेश के अलग अलग शहरों में सड़क हादसों की तस्वीरें सामने आई। इसमें रफ्तार ने कई लोगों की जिंदगी छीन ली। इंदौर में बारातियों से भरी कार ट्रक से जा टकराई। हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई, वहीं 7 लोग घायल हो गए। इसके बाद गुस्साए लोगों ने चक्का जाम कर दिया। मंदसौर में तेज रफ्तार कार पलट गई। हादसा सीसीटीवी में कैद हो गया। भिंड में 2 बाइकों की जोरदार भिड़ंत हो गई, 1 की मौत, 2 घायल। बड़वानी में अंतिम संस्कार में जा रहे एक युवक को बस ने टक्कर मार दी। दर्दनाक हादसे में युवक की मौत हो गई। सतना के चित्रकूट में ई रिक्शा और बाइक की आमने सामने टक्कर हो गई। युवक ने मौके पर दम तोड़ दिया।
राजधानी भोपाल के लाल परेड ग्राउंड में नेशनल सिक्योरिटी गार्ड ने जबरदस्त शक्ति प्रदर्शन किया। सुबह 9 बजे शुरू हुए इस मेगा सुरक्षा शो में हाईटेक ऑपरेशंस का लाइव डेमो दिखाया गया। कार्यक्रम में MI-17 हेलीकॉप्टर, एंटी ड्रोन सिस्टम और K9 डॉग स्क्वाड के जरिए आतंकवाद से निपटने की रणनीति का प्रदर्शन किया। इसके साथ ही IED की पहचान, बम डिस्पोजल, वाटर, अंडर वाटर डाइविंग और क्रॉब मागा जैसे ऑपरेशनों के हैरतअंगेज कारनामे भी दिखाए गए। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। जब 4 से 6 मंजिले बिल्डिंग पर है, न केवल हेलीकॉप्टर से NSG कमांडर उतरे बल्कि स्पाइडरमैन की तरह चल करके और उन्होंने अपने अलग अलग प्रकार के कौशल बल पराक्रम का प्रदर्शन किया। मैं अपनी ओर से बधाई भी देता हूँ। टॉप 10 न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहिए IBC 24 के साथ। नमस्कार।